नमस्कार, मैं रवीश कुमार। करनाल में किसान आंदोलन और जिला प्रशासन दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती बन चुके हैं। आज यहां किसान नेताओं और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन नाकाम हो गई। दोपहर बाद किसान नेताओं ने कहा कि अब वे जिला प्रशासन से बात नहीं करेंगे। इसी के साथ फैसला हुआ कि करनाल स्थित लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि जो प्रशासन दे रहा है वो हम मान नहीं सकते और जो हम मांग रहे हैं वो प्रशासन नहीं मान रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ मार्च शुरू कर दिया। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया और प्रशासन ने भी सहयोग ही किया। दो बैरिकेड पार कर किसान आगे बढ़ते रहे। किसानों की यह संख्या बता रही थी कि सचिवालय के पास पहुंचकर वहां किस तरह की चुनौती होने वाली है। प्रशासन के लिए भी यह चुनौती है कि वो इतनी भीड़ को संभाले और किसानों के लिए भी कि संयम से घेराव हो। शाम के वक्त दोनों ओर से तनाव की खास स्थिति नजर नहीं आई। योगेंद्र यादव ने बयान दिया कि किसानों ने सचिवालय का घेराव कर लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से घेराव चल रहा है। अभी तो घेराव शुरू हुआ है, सारे लोग मिलकर फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे बैठें, शांति से बैठें और यहाँ पे जो हमारा संकल्प लेके हम चले थे, संकल्प था कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे और तमाम ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हमने उस मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव कर लिया है। आज हमारी 3 मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। हमने कहा कि देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की, उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। आखिर में हमारे नेता राजेवाल साहब ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो। पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दें, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करेंगे। इंटरनेट बंद होने के कारण करनाल से वीडियो हासिल करना आसान नहीं रहा। करनाल ही नहीं, आसपास के जिलों में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई थीं। किसानों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा और यूपी से बड़ी संख्या में किसान करनाल पहुंचे। बातचीत नाकाम होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि जनता के बीच ही जाकर फैसला होगा। दोपहर के बाद से ही खबरें आने लगी कि किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जाम कर दिया है। हजारों किसान सचिवालय को घेर कर बैठ चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के कई किसान नेता नमस्ते चौक से गिरफ्तार कर लिए गए। इसकी सूचना योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट के जरिए दी कि उन्हें राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ोनी को गिरफ्तार किया गया है। बाद में सभी रिहा कर दिए गए। किसान नेताओं की गिरफ्तारी से भीड़ बगैर नेतृत्व के बेलगाम हो सकती थी। किसानों पर पानी की बौछारें भी की गईं। 7:30 बजे तक किसान शांति से ही अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेताओं ने ऐलान किया था कि अगर एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो महापंचायत के बाद लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। किसानों ने ऐसा ही किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी जी की सरकार दोहा में आतंकवादी तालिबान से बात करने जा सकती है, किसानों से बात नहीं करती। हरियाणा के करनाल में लघु सचिवालय पर हजारों की संख्या में किसान जुट गए हैं। दरअसल शाम 4:30-5 बजे जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये घोषणा की कि पुलिस प्रशासन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही है, वो अब पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेंगे और जो लघु सचिवालय है उसका घेराव करेंगे, तो हजारों की संख्या में किसान जो करनाल अनाज मंडी है वहाँ से निकले और लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उनको नमस्ते चौक पर रोक लिया गया। काफ़ी देर तक वहाँ कहा सुनी हुई और किसानों ने आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए। इसी दौरान किसान नेता योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन किसान जो थे वो आज जोश में थे और काफ़ी गुस्से में भी थे। इस कारण नमस्ते चौक पर जो पुलिस ने रोकने की कोशिश की वो नाकाम हुई और किसान आगे निकल गए। इसके बाद कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में निर्मल कुटिया जो जगह है वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की और
किसान जब उसको भी पार कर गए, अपने ट्रैक्टरों को वहाँ उनको रोकना पड़ा और पैदल वहाँ से मार्च करना पड़ा। उसके बाद में वाटर कैनन, जब वो लघु सचिवालय के बिल्कुल करीब ही पहुँच गए थे, तब वाटर कैनन भी किसानों के ऊपर चलाई गई, लेकिन कुछ भी असर जो है वो किसानों के इरादों पर नहीं पड़ा और आखिरकार हज़ारों की संख्या में किसानों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और लघु सचिवालय के ठीक सामने आकर वो बैठ गए। और लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे पर हो रही है, वो ये है कि 28 अगस्त को जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उसी दौरान एक एसडीएम थे आयुष सिन्हा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई बैरिकेड क्रॉस करे तो उसका सर फोड़ दो। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई जो की गई थी वो ये थी कि उनको जो चंडीगढ़ में सचिवालय है, मेन सचिवालय है, वहाँ पर तैनात किया गया। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में तैनात उनको किया गया वो असल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक फेवरेट प्रोजेक्ट जो है, पसंदीदा प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। तो संदेश ये गया कि कार्रवाई करने के बजाय उस अफसर पर जो सर फोड़ने की बात कर रहा है किसानों के, उस अफसर पर कार्रवाई करने के बजाय उसको शाबाशी दी गई है। तो इस बात पर जो है किसानों ने आज ये पहले महापंचायत की करनाल अनाज मंडी में और उसके बाद मार्च किया और अभी भी इस बात को लेकर तकरार है कि एक खींचतान चल रही है। यह किसानों की मांग है कि इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। इसी को लेकर महापंचायत से पहले और आज भी 3 दौर की बातचीत हुई, नतीजा नहीं निकला। इस मसले को मुख्यमंत्री खट्टर को राजनीतिक तौर पर सुलझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बातचीत और कार्रवाई की जवाबदारी जिला प्रशासन पर छोड़ दी। उन्होंने हमेशा यह संकेत दिया कि प्रशासन के साथ खड़े हैं। इसके बाद आयुष सिन्हा का तबादला दूसरे विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कर दिया गया है, लेकिन किसान अड़े हैं कि उन्हें सस्पेंड किया जाए और हत्या का मुकदमा दर्ज हो। आज के प्रदर्शन से प्रशासन और किसानों के बीच तनाव का एक नया मोर्चा खुल गया है। दबाव किसान नेताओं पर भी होगा कि हिंसा की कोई घटना ना हो, नहीं तो सरकार और प्रशासन मौका मिलेगा दोनों को। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे, कोई कलवल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा, हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर लेंगे। अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं। अभी तो आराम करेंगे, यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे, कर लेंगे बात। हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। ये उस समय का बयान है जब आज 3 दौर की बातचीत के बाद किसान नेता अनाज मंडी गए, जहां पर किसान जमा थे महापंचायत के लिए। इसके पहले भारी बारिश और सुरक्षा के भारी बंदोबस्त के बीच किसानों का करनाल की अनाज मंडी में सुबह से ही जमा होना शुरू हो गया था। प्रशासन की तरफ से चेतावनी थी कि कोई भी कानून हाथ में ना ले, लेकिन यह महापंचायत चेतावनी जारी करने वाले उसी प्रशासन के खिलाफ थी जिसके एक पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा ने पुलिस बल को कहा था कि किसानों के सर फोड़ देने हैं। हमारे पिछले दिनों किसान साथियों पे लाठीचार्ज किया था हरियाणा सरकार ने, उसका बदला लेने के लिए आए थे। हमारे किसान साथी शहीद हो गया था, शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए आए थे। लेकिन सरकार के जिस अधिकारी ने, एसडीएम ने मतलब आदेश दिया कि भाई सिर फोड़ने चाहिए इन किसानों को, उस अधिकारी का सरकार ने प्रमोशन किया। हम उसकी डिमोशन चाहते हैं, उसमें 302 का मुकदमा दर्ज चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार, अभी जो हमें खबर आ रही है, हालांकि नेताओं ने बताया नहीं है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि वहां सरकार के अफसर दफ्तर जाएं, घेरा जाए, जो प्लान पहले से था? हाँ, नहीं, पहले हमारा कोई प्लान नहीं था। हम तो चाहते हैं जो भी आईपीएस ऑफिसर ये कहता है किसानों का सर फोड़ के हमारे पास आना, हम उससे नफरत करते हैं। वो तालिबान हिटलर सरकार है, ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं। शांति प्रिय अगर किसानों पे लाठियां बरसाएंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें हमारे आने वाली पोता पोती को कुर्बानी देनी पड़े, मेरी मातृशक्ति बच्चा बच्चा इस कुर्बानी के अंदर हम अर्पित है। खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं, जो इस देश का पेट पालता है और प्रधानमंत्री के घर से 10 महीने से 20 किलोमीटर दूर बैठा है दिल्ली की सीमा पर, जिसे आप दिल्ली आने की इजाजत नहीं देते।
क्या देश के प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है? यह कैसा सत्ता का अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री देश के धरती पुत्र पेट पालने वाले किसान से बात नहीं करना चाहते। तमाम तरह की किलेबंदी और सूचना बंदी के बाद भी अनाज मंडी में किसान बड़ी संख्या में जमा हुए। करनाल में धारा 144 लगी थी, तब भी किसानों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। सूचनाओं की आवाजाही को रोकने के लिए करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद और कैथल में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके अलावा करनाल को पूरी तरह सील कर दिया गया। इस काम में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ की 10 टुकड़ियां भी लगाई गईं। 5 एसपी लगाए गए, 25 डीएसपी लगाए गए। किसानों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखा गया। किसानों की मांग है कि मृतक किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले, उनके बेटे को नौकरी दी जाए, घायलों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाए। आज जब प्रशासन ने 11 सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया तो उम्मीद जगी कि हल निकलेगा, लेकिन बातचीत नाकाम हो गई। हमारे सहयोगी शरद शर्मा और मोहम्मद गजाली इस मार्च को पूरे दिन कवर करते रहे। शाम होते ही आशंका गहरी होती जा रही थी कि कहीं पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ, लाठीचार्ज जैसी घटना हुई, तब क्या होगा। करनाल में एसडीएम आयुष सिन्हा के प्रकरण ने किसान कानून में एसडीएम को जो अधिकार दिया है उसकी बहस को फिर से सामने ला दिया है। जिला प्रशासन का यह महत्वपूर्ण अधिकारी कृषि कानून में एक तरह से जज बना दिया गया है। उसके फैसले को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अपील की आखिरी सीमा कलेक्टर तक है। कृषि कानून के इस प्रावधान को लेकर जब घोर आपत्तियां दर्ज कराई गईं, तब सरकार ने कहा था कि इसके विकल्प पर विचार किया जा सकता है। इसके आगे सरकार ने कुछ नहीं किया। मॉनसून सत्र में संशोधन पेश किया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। इस तस्वीर से समझिए, किसानों की महापंचायत के लिए यहां जो बंदोबस्त किया जा रहा है उसका नियंत्रण जिला प्रशासन के हाथ में होता है, जिसका हिस्सा एसडीएम है। जिस जिला प्रशासन के हाथ में लाठी और बंदूक हो और कानून व्यवस्था की जवाबदेही हो, उसी के हाथ में न्यायिक जिम्मेदारी दे दी जाए तो अंतर्विरोध पैदा होगा। संविधान के अनुच्छेद 50 में इसीलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों का विभाजन किया गया है। एसडीएम को अधिकार होते हैं, लेकिन यहां मामला मामूली विवाद का नहीं है। एक गरीब किसान के सामने एक बड़ी कंपनी का है, उनके बड़े बड़े वकीलों का है। यह बताने की जरूरत नहीं कि अधिकारी हमेशा कॉरपोरेट के दबाव में झुकेगा। आज के दौर में जब कंपनियां और सरकार एक दूसरे के लिए गाना गा रही हैं, इस दौर में एक एसडीएम से उम्मीद करना बेकार है कि वह कंपनी की जगह किसान का साथ देगा। आपको भी विवादों के निपटारे वाले प्रावधान पढ़ने चाहिए। आप किसी भी जाति और धर्म के किसान हैं, एक बार इसे पढ़िए तो पता चलेगा कि जाति के नाम पर नेतागिरी करने वाले नेता क्यों इन सब प्रावधानों पर खुलकर बात नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका नागरिक बने रहना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। कानून में लिखा है कि किसान और कारोबारी के बीच विवाद होगा तो दोनों सबसे पहले एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम विवाद को सुलझाने के लिए एक बोर्ड बनाएगा। इसका जो चेयरमैन होगा वो एसडीएम के अंडर काम करेगा। अब अगर बोर्ड के फैसले से भी विवाद नहीं सुलझा तो दोनों वापस एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम से भी विवाद नहीं सुलझा तो दोनों पक्ष कलेक्टर के पास जाएंगे। इसके आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि कानून में लिखा है कि एसडीएम के फैसले की मान्यता सिविल जज के फैसले के बराबर है। कानून में यह भी लिखा है कि कोई भी सिविल कोर्ट एसडीएम या कलेक्टर के फैसले को संज्ञान में नहीं लेगा। यह कैसा कानून है कि किसानों को सिविल कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? इससे फायदा किसानों को होगा या कंपनियों को? पिछले साल जब यह विवाद उठा तब कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के पास जो सबसे नजदीक की अथॉरिटी है वो एसडीएम की होती है, इसलिए केंद्र ने ऐसा प्रावधान किया। 11 दिसंबर 2020 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में यह बयान छपा है। क्या यह अजीब तर्क नहीं है? किसानों के नजदीक तो एसडीएम से पहले पटवारी होता है, उसी को कोर्ट का पावर दे देते, सरपंच को दे देते, घर के बगल में रहता है। इतना भरोसा अफसर पर और जज पर नहीं। किसान को तो उस कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जानते हैं कि रिटायर होने के बाद आईएएस अफसर कंपनी के शीर्ष पदों पर चले जाते हैं। वो कंपनियां कौन सी होती हैं? क्या गारंटी है कि एसडीएम शुरू से ही इन कंपनियों पर कृपा नहीं बरसाएगा? अभी सारे देश के सामने एक ताजा उदाहरण है कि एक एसडीएम ये कहता है आंदोलन से पहले, एक दिन पहले, कि लाठियां मारनी है। जिसकी नीयत लाठियां मारने की हो उसके पास किसान जाएगा इस देश का अपील करने के लिए, अपने हकों की बात करने के लिए, अपनी मांग करने के लिए,
तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। ये काला कानून है, ये सरकार ने पूंजीपतियों के लिए बनाया है। किसान का शोषण है, मजदूर का शोषण है। हमारी जब सिपाही नहीं सुनता, एएसआई नहीं सुनता, एसडीएम कैसे सुनेगा हमारी वो बात ये मेरी जमीन अब सड़क में आ गई, मेरे वहाँ शाहबाद में नया रोड रिकवर कर लिया है। पैसे ये पहले से 70% किसान अगर शामिल होगा बीच में, उसकी जमीन तो रिकवर की जाएगी। अब मेरी जमीन तो रिकवर कर ली उन्होंने, मैं एसडीएम के पास जाऊंगा, एसडीएम तो मेरे ऑफिस में नहीं बनने देगा, डंडे मार के भगा देगा। चलो तेरे को 20 लाख देगा, सारे पे काम करेगा एसडीएम। वो तो सारा एसडीएम के पास, हम तो मारे जाएंगे। सरकार अंडानी अंबानी का है जी, उनका है वो तो। देखिए, सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया कि ठीक है, कानूनों में जो भी किसानों को प्रॉब्लम्स आएंगी वो एसडीएम तक जाएंगे और अपनी बातचीत रख सकते हैं, पर हमने देखा कि हम तो उन तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और वो तो लाठी डंडे बरसाने और सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब हमें जरूरत होगी और हम कृषि कानूनों के लिए हमें कोई प्रॉब्लम आएगी और हम उनके पास जाएंगे तो वो कैसे सुनेंगे हमारी। हमने अभी देख लिया कि उन्होंने हमारी कितनी सुनी, तो आगे के लिए हम क्या उम्मीद लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसका काम था कृषि कानूनों पर अध्ययन करना, अलग अलग लोगों से बात कर रिपोर्ट तैयार करना। यह रिपोर्ट सौंप दी गई है लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसे लेकर शेतकारी संगठन के अनिल धनवत ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिख दिया है। उधर भारतीय मजदूर संघ ने किसानों के भारत बंद के अगले दिन 28 सितंबर को निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के देश का गरीब मजदूर, आमजन भी और विशेषकर गरीब मजदूर त्रस्त है। उस महंगाई के कारण जो परेशानी है उसको लेकर के हम पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और जिला मुख्यालय के प्रदर्शन के साथ साथ एक ज्ञापन हम डीएम को देंगे और डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन जाएगा। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं जहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का है, स्ट्रेटेजिक सेल का है या कॉर्पोरेटाइजेशन है, डिफेंस की प्रोडक्शन यूनिट्स, रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स, वहाँ पर जहाँ पर भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है या कोल का जो है कमर्शियल माइनिंग हो रहा है, तो इस सब के विरोध में भी हमने जो है जो बीएमएस के जितनी भी जो है ये यूनिट्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हम 28 अक्टूबर को पूरे देश में वही जो है जिला मुख्यालय के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे, पूरे देश में जागरण देंगे। आइए अब एक जटिल सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें भी ऐतराज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या संबंध है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी खुद को स्वयंसेवक कह चुके हैं, प्रचारक कह चुके हैं। आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं ताकि सनद रहे। सितंबर 2015 की यह तस्वीर है। दिल्ली के वसंत कुंज में मध्यांचल है, वहां पर 3 से 5 सितंबर के बीच 3 दिनों तक बैठकों का सिलसिला चला जिसमें आरएसएस के सर्वोच्च नेता मौजूद थे। इस बैठक में मोदी सरकार में बीजेपी के मंत्री शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, वेंकैया नायडू गए थे तत्कालीन मंत्री रहते हुए, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर भी गए थे। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद के भी नेता गए थे। तब विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागा था कि उसकी जवाबदेही किसकी तरफ है, जनता की तरफ या संघ की तरफ। मैंने कहा था ना कि अखबार आज का नहीं 3 साल पहले का पढ़ा कीजिए। तो सरकार और आरएसएस को आप इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आरएसएस का एक हिस्सा निजीकरण का कानून बनाता है, आरएसएस का दूसरा हिस्सा उस निजीकरण का विरोध करता है। विरोध भी होता है, निजीकरण भी होता है, दोनों ही खबरें हेडलाइन बनती हैं। भारतीय मजदूर संघ निजीकरण के खिलाफ विरोध करने जा रहा है। जाहिर है उसमें मुद्रीकरण की योजना भी शामिल होगी। जब राहुल गांधी ने मुद्रीकरण का विरोध किया तब वित्त मंत्री ने कहा राहुल गांधी को क्या समझ आता है। क्या वित्त मंत्री यही बात कह सकती हैं कि भारतीय मजदूर संघ को क्या समझ आता है। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के 2 दिनों के बाद भारतीय किसान संघ का यह बयान आया है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे। यह उनकी पुरानी मांग है। इसे लेकर 8 सितंबर को संगठन सांकेतिक धरना देगा और जिला प्रशासन को ज्ञापन देगा। देश भर के सभी जिला केंद्रों के ऊपर धरना प्रदर्शन रहेगा 1 दिन का।
ये एक दिन का सांकेतिक धरना हमारे आंदोलन की घोषणा का संकेत है। सरकार लगातार ये कहती रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, जो किसान प्रदर्शन कर एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। सरकार का हर मंत्री यही कहता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं। सरकार तो कह रही है एमएसपी कहीं नहीं जा रही। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी नीयत में हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी वो कितनी वस्तुओं के एमएसपी दे रहे हैं, अभी वो जिनका एमएसपी डिक्लेयर्ड है 23 वस्तुओं का, उनमें कितनी खरीद रहे हैं, और वो किस प्रांत को तो उसका 100% लाभ दे रहे हैं, किसी प्रांत को 0% भी नहीं मिल रहा। ये जो भेदभाव है इसको ख़त्म करने के लिए और एक दीर्घकालीन नीति तय हो ताकि किसान को सबको इसका लाभ मिले। लाभ क्या मिलना है, घाटा नहीं हो। किसान को लाभ नहीं मांग रहा है, वो तो अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए याचना कर रहा है। किसान आंदोलन भी यही मांग करता है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाए, कानून बने, सरकार नहीं बनाती है। भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से खुद को अलग कर लिया है। उधर 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने 27 सितंबर के भारत बंद का समर्थन कर दिया है। 27 सितंबर का जो भारत बंद है, हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने लिखित स्टेटमेंट इशू किया और हमने हमारा एंटायर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, हमारे मेंबर्स वर्कर को अपील किया है कि 27 सितंबर का बंद कामयाब करने के लिए उनको जो करना चाहिए सब कुछ करना है, और वो बंद के दिन हमारे वर्किंग क्लास भी सड़क पे होंगे और ट्रेड यूनियन के लीडर भी इसमें जैसे जैसे हो भाग लेंगे। 3 एग्री लॉज वो रिपील करना है, और उनके साथ जो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 ये ट्रेड यूनियन का भी इशू है और पेजेंट भाई लोगों को इशू है, बिकॉज बिगेस्ट कंज्यूमर की हैसियत से, तो वो रिपील होना है। और इधर हमारा जो 4 लेबर कोड बनाया है ये रिपील होना है। सरकार बड़ी घोषणाएं करने के बाद भूल जाती है, एक हेडलाइन से निकलकर दूसरी हेडलाइन में चली जाती है। पिछली घोषणा का क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं रहता। 11 सितंबर 2018 की बात है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर राष्ट्र निर्माण के अग्रणी सिपाही हैं, उनके बिना स्वस्थ मातृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय ऐलान हुआ कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 50% बढ़ेगा, 3000 से 4500 होगा। मानदेय कहीं बढ़ा कहीं नहीं बढ़ा। आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम बढ़ता गया और मानदेय के नाम पर वेतन या तो स्थिर रहा या कम हो गया, और हर बात के लिए उनका आंदोलन बढ़ता गया। मंगलवार को हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक मार्च किया। आप लोग दिखा रहे हैं मैसेज ये। आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से इस मार्च में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद नजर आईं। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने सितंबर 2019 में एक अधिसूचना जारी की और अपने हिस्से में से कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपए और 450 रुपए कम कर दिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि 2017 के मुकाबले उनका काम काफी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, इसलिए सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 18,000 रुपए और 12,000 रुपए दे। इतने कोरोना महामारी के काल में आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें कोई भी चीज, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। ना हमें मास्क दिए गए, ना हमें सैनिटाइजर दिए गए, ना हमें प्रॉपर एक तरीके से प्रिकॉशन किस तरीके से हम मेंटेन रखें। यहाँ तक कि खाना इतना लोड था कि खाना घर घर जाके बांटना। इतनी महामारी में हमारी जैसी वर्करों की डेथ भी हुई है, जो सिर्फ इसी वजह से हुई है। और हम लोगों पर अभी SSK आ गया है, NGO का काम बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार इस समय सिर्फ अंधी है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग मात्र 10,000 रुपए पे और हमारी हेल्पर्स मात्र 5,000 रुपए, जिनके पूरे 5,000 भी नहीं है, 4,338 रुपए हैं, उसमें वो काम कर रही है। हमारा रुका हुआ बकाया इन्होंने दिया नहीं है और 1 अक्टूबर 2018 से मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई गई सैलरी हमारी अभी तक आई नहीं है। वो भी हमारी एक मांग है और केंद्र सरकार ने अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी है। 9 महीने हो गए हैं। SSK के बनने की वजह से हमारे ऊपर बहुत काम बढ़ा दिया गया है। काम के घंटे उतना ही है
पर काम इतना ज़्यादा है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि हम रजिस्टर वर्क कर सके। ऑनलाइन काम इतना ज़्यादा होता है। हमारी सैलरी टाइम से नहीं देते। ये 9,700 रुपये थी, वो घटा के 7,000 कर दी है। वो भी आती है कि नहीं आती है, एक हेड आता है, एक हेड नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग कौन है और पार्टी के कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाने से खुश कौन है? ब्रेक के बाद। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी ने एक विचार संगोष्ठी की। उसका नाम था प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की आदि को लेकर। अगर एक जाति को प्रबुद्ध वर्ग कहा जाएगा तो दूसरी तमाम जातियों को बुरा लगना ही चाहिए कि क्या वे प्रबुद्ध नहीं हैं। इस प्रबुद्ध वर्ग की तथाकथित सर्वोच्चता के खिलाफ दशकों संघर्ष चले हैं, जो आज भी जारी हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि सत्ता में आने पर वह दलित महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, ना ही उनके स्मारक बनवाएंगी। अब वो यूपी का विकास करेंगी, ब्राह्मणों की सुरक्षा करेंगी, उन पे हुए जुल्म की जांच कर इंसाफ दिलाएंगी। सम्मेलन में शंख बजे, जय श्री राम के नारे लगे और मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। राजनीति के इस कमाल पर कमाल खान की रिपोर्ट। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों ने शंख बजाए, मंत्रोच्चार किए और मंच पे मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। मायावती की पिछली सरकारों में सवर्ण लोगों का एक तबका कहता था कि वो सिर्फ अपनी और अपने दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाती हैं, काम नहीं करती। आज ब्राह्मणों की सभा में मायावती ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वो मूर्तियां नहीं लगाएंगी, विकास करेंगी। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। ब्राह्मणवाद से जंग का ऐलान कर बनी बीएसपी में 2007 में पहली बार मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पेश की थी और नया नारा गढ़ा गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। यूपी में 21% दलित, 11% ब्राह्मण और 19% मुस्लिम वोट है। मायावती इनके जोड़ से आगे बढ़ती रही हैं। उन्होंने 2007 में 90 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 56 मुसलमानों को टिकट दिया था। 2012 में 74 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 85 मुसलमानों को टिकट दिया था। लेकिन 2017 में ब्राह्मण उम्मीदवार कम हो गए। बीएसपी का मानना है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग मौजूदा सरकार से नाखुश है, वो उनके असंतोष में अपने लिए जगह तलाश कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, उनकी जाति पूछकर एनकाउंटर हो रहा है। मायावती उन्हें हिफाजत की गारंटी दे रही हैं। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मायावती ने मंच से दुआ की कि कोरोना या ऐसी दूसरी बीमारियों से मुल्क को निजात मिले। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह जिक्र किया उससे यही लगा कि शायद वो बिग बॉस फेम ब्राह्मण एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत पे हैरत का इजहार कर रही हैं। हालांकि अब तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए। जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा
वे स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। मायावती ने पहली बार जब दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसका नतीजा वही होगा जो एसिड में मेटल को डालने के पे होता है। लेकिन 2007 के चुनाव में मायावती को उसका फायदा पहुंचा। देखना है कि 2022 में इसके नतीजे क्या निकलते हैं। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।